नमस्कार बेटा। क्या हाल चाल है आप सबके? बहुत बढ़िया सर। हम अपने पास बेटा फॉरेक्स से स्टार्ट करेंगे। और फॉरेक्स देखने में सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, मतलब हो सकता है आपने बहुत सारे बच्चों ने किया हो और कठिनाई आती हो, कहीं ना कहीं बहुत जगह आ सकती है, कईयों को हो सकता है ना भी आई हो। हमारा ऑब्जेक्टिव जो यहाँ रहेगा, मेक आर लाइफ अल्ट्रा सिंपल। आई एम सेइंग इट अगेन, मेक आर लाइफ अल्ट्रा सिंपल। मैं अपने तरीके से चैप्टर करता हूँ, कुछ चीज़ों को फॉरेक्स को स्पेशली बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से मोल्ड डाउन करूँगा। हम हो सकता है आज पहली क्लास में सिर्फ चीज़ों को रीड करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उस फ्लो में लय के अंदर आ गए, मतलब हमने वो फ्लो एक बना लिया अपना चैप्टर करने का, नो मैटर विच क्वेश्चन कम्स, कैसा भी क्वेश्चन आए, 99% आई एम होपफुल आई वुड बी एबल टू डू इन अ फर्स्ट गो। तो हम उसकी तरह लेके चलेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपसे उम्मीद करूँगा, वो क्या, आपको अगर कुछ आता भी है फॉरेक्स में, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक हमारी क्लासेस पूरी ना हुई है, उसको साइड रख दीजिएगा। हम जैसे अपना बेस वर्क बनाते हैं, बेस वर्क बनाइएगा। अगर आपको वो बेस समझ में आए, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो भी क्वेश्चंस करें उसी बेस से करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि करने के तरीके अनगिनत हो सकते हैं। हमें एग्जाम के लिए अपनी लाइफ को अल्ट्रा सिंपल बनाना है। इसका मतलब ये है, हमें अपना काम ऐसे करना है, क्वेश्चन आए और मैं क्वेश्चन को देखते ही रीड कर पाऊं, मैं उसका इंटरप्रिटेशन भी कर पाऊं, और एक फ्लो अपने आप बनता चला जाए। क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता एग्जाम के अंदर कि हम क्या करेंसी, क्योंकि दिक्कतें कहाँ आती हैं, मैं आपको दिक्कतें बताता हूं। क्योंकि क्रैश बैच है, बूस्टर बैच है, तो आप सबको पता है कि फॉरेक्स सबने किया होगा पहले, आप सिर्फ इसे रिवाइज की तरह कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि सर दो दो करेंसियां हैं, कौन सी करेंसी है, कौन सा रुपी लें, डॉलर है, पाउंड है, उसमें ना कंफ्यूजन रहता है। और स्पेशली जब हम करेंसी डेरिवेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, हम अपनी लाइफ को ऐसा बनाएंगे, शायद हो सकता है आपको आधे घंटे के अंदर ही समझ में आना शुरू हो जाए कि चीज़ों को फ्लो में कैसे बिठाना है। हम उस फ्लो को वैसे ही बना के चलेंगे, जैसे मैं आपके साथ चैप्टर करता हूं, आप वैसे का वैसे ही करेंगे। आपने एक बार चीज़ों को ढंग से लिखना, उसे इंटरप्रेट करना, मूवमेंट कराना सीख लिया हमने, जिसका मतलब चैप्टर हमारा खत्म है। मेरे से अगर पूछो, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, किसी सीनियर ने, आपने अगर बाई चांस मुझसे क्लास ली हो कभी फॉरेक्स की, तो बता पाएंगे कि वी कैन रीड दिस चैप्टर सो नाइसली, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट आउट। क्योंकि मैं तो बीइंग अ टीचर, मैं तो यही कहूँगा ना कि हाँ, मतलब सिंपल चैप्टर है तो सिंपल चैप्टर है सिंपल। बहुत रेयर ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको पूरे चैप्टर को बिना फॉर्मूला याद किए हुए फॉर्मूले बना सकते हैं। यस, 1 और 2% चांसेस आर देयर कि हमें कुछ फॉर्मूले हो सकता है, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं हमें याद करनी पड़े। बट इसके लिए मैं कह सकता हूँ आपको कि हम सब कुछ अपने आप बना पाएंगे, मतलब हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सोचेंगे फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, जैसे जैसे चैप्टर करेंगे बीच में कुछ बात करूंगा, क्योंकि पहला सेशन है हमारे पास फॉरेक्स का, तो हो सकता है मैं थोड़ा धीरे रहूं। तो बीइंग अ फर्स्ट सेशन ऑफ द फॉरेक्स, मैं हो सकता है धीरे रहूं, किसी के लिए हो सकता है कि तेज हूं, और किसी के लिए हो सकता है अल्ट्रा स्लो हूं। बीइंग स्लो इज बेटर ऑफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मेरा अगर फ्लो बन गया तो मेरा काम पूरा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा ही है कि आप जब ये क्लास ले रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आप करते चले जाएं, वो तो आपके पास भी क्वेश्चन है, आप भी कर लेते हैं क्वेश्चन अपने पास। ऑब्जेक्टिव ये है टू डेवलप अ कॉन्फिडेंस, और अगर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है तो हमारा वेस्ट है। मतलब मैं फ्रैंकली, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, वेरी वेरी ओपन हार्ट विद यू, कि अगर हम सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं, मार्क्स स्कोर करते हैं आप, या जो भी है आपकी उम्मीद 90 की है, 100 की है, 60 की है, 75 की है, वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर है। बट एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जहां हम उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेंगे, सब्जेक्ट स्टार्ट बिकमिंग ईजियर। तो मैं ज्ञान ज्यादा दूंगा नहीं, चिंता नहीं करें, आपको लगे ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मैं ज्ञान कुछ भी नहीं दूंगा बेटा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल मूव टू दी वर्क। और सिर्फ ये, क्योंकि मैं चैप्टर थोड़ा अजीब सा है, बच्चे से डिफिकल्ट कहते हैं, तो मैं आपके पहला तो ये चाहूंगा कि दिमाग से सब कुछ निकाल दें, ये मान के चलना कि आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। यू आर रीडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। और समय देना, थोड़ा सा स्वयं को समय देना, मुझे मत देना चाहे, अपने आप को समय देना। थोड़े समय के बाद खुद से पूछना क्या कुछ चीजें बैठ रही हैं क्या। तो आज की क्लास जो पहला सेशन होगा, बेसिकली मेरे को लगता है कि हम भूमिका बनाने में स्पेंड करेंगे। भूमिका इज फ्लो ऑफ द चैप्टर। आएंगे बेटा, लिखिए तेजी से, लिखिए फॉरेक्स, लिखिए ऊपर बेटा। मैं कुछ इसके जनरल नियम बनाऊंगा, आप वो नियम बनाएंगे, जैसे मैं रीड करूंगा आप वैसे ही रीड करेंगे उन नियम को, लिखें। आप जनरली देखते हैं, हम लिखते हैं $1 इज इक्वल टू ₹70।
या $1 इज इक्वल टू ₹70, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो करेंसी होती है ये वाली 1 यूनिट में होती है, यहाँ डिफरेंट में होती है, आप ऐसा लिखते हैं। इसे आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, लेफ्ट हैंड साइड। इसे आप कहते हैं राइट हैंड साइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मुझसे ये मत पूछना किसको लेफ्ट रखना है किसको राइट, चलने देना क्लास को। मेरा पढ़ने का तरीका होगा इसका, इसको मैं पढ़ूंगा बेटा, इसे चॉकलेट पढ़ा करूंगा मैं, मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो मैं इसे चॉकलेट का नाम दे देता हूं। आपको अगर चॉकलेट पसंद नहीं है, रसगुल्ला, इडली, डोसा, पाव भाजी जो पसंद है आप उसे दे दीजिए। बेसिकली कमोडिटी है, एक चॉकलेट 70 रुपए की आती है, इसे प्राइस की तरह पढ़ेगी। राइट हैंड साइड इज प्राइस। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा चॉकलेट की तरह पढ़ा जाएगा, राइट हैंड साइड करेंसी को प्राइस, क्योंकि दोनों प्राइस नहीं हो सकते। डॉलर खुद में प्राइस है, रुपया खुद में प्राइस है, लेकिन हमें एक को तो मानना पड़ेगा, एक कमोडिटी है दूसरा भाव है। तो हम उस एंगल से पूरे चैप्टर का फ्लो बनाएंगे। किसे चॉकलेट बनाना है उसकी बात हम अभी छोड़ देते हैं, थोड़े समय में आके करेंगे। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड 1 यूनिट का होता है जनरली। आप कई टर्म्स आपने बचपन में छोटी क्लास मतलब ड्यूरिंग दी फुल टाइम कोर्सेज सीखे होंगे। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, ना हमें चाहिए, तो हम अपना फ्लो उसमें टाइम खराब नहीं करते हैं। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड अभी तो यहाँ फॉरेन करेंसी है, ये होम करेंसी है। तो ये अलग अलग टर्म्स आपने सीखे होंगे। सब चीजों को साइड रखते हुए जो आपने सीखा है, इट्स वेरी गुड, वेरी फाइन इनफ। फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव मेरे लिए जो लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा आपका, ये बताओ लेफ्ट कैसे बताऊंगा, नालायक, उल्टा हाथ खड़ा करो अपना। जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा। अब आप इधर ऐसे देखिए, लेफ्ट जो है उल्टे हाथ की करेंसी जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट वाली जो होगी वो राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट वाली चॉकलेट होगी, राइट साइड प्राइस होगी। अगर सर इसको ऐसा लिख दिया जाए, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि रुपी टर्म्स में 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर वॉट, हम जनरली 4 डेसिमल तक हो सकता है चीजें लें, क्योंकि छोटी करेंसियां होती है, येन बहुत छोटी करेंसी है, तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं तो 2 से लेकर 4 के बीच में हम आइडिया लगा लेंगे कहाँ हमें एंड करना है। 1 डिवाइड बाई 70 ये आता है 0.0143, 0.0143। अब है ना, भावुक मत हो जाना कि रुपया है, मेरी होम करेंसी है, मैं कैसे रुपये को चॉकलेट मान सकता हूं। लेफ्ट का मतलब है चॉकलेट है, एक चॉकलेट इतने डॉलर की आती है। तो भाषा को पढ़ना सीखें। ऊपर पढ़ता तो क्या पढ़ता, एक चॉकलेट 70 रुपए की आती है, एक चॉकलेट 70 रुपए की आती है। यहां पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा, एक चॉकलेट $.0143 में आता है। तो मेरा पढ़ने का तरीका बन जाता है बेटा कि चॉकलेट और प्राइस कैसे आता है। पहला नोट, आप नोट नंबर देना चाहें तो नोट की नंबरिंग दे दीजिएगा, आपकी चॉइस है ये। आगे चल सकता हूं मैं, इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह कुछ बात नहीं कर रहा हूं। लेफ्ट चॉकलेट, राइट हैंड साइड प्राइस। कोई सी भी कमोडिटी हो, एक कोई सी भी करेंसियां हो, एक करेंसी कमोडिटी होगी, दूसरा उसका प्राइस होगा। जी सर। सेकंड लिखें, ये चैप्टर बैकबोन है आपके सब्जेक्ट का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड नोट लिख लें बेटा, प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट। प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट हेडिंग लिख ले सिर्फ। इसको करने से पहले मैं 2 रेट्स का डिस्कशन करना चाहूंगा। रेट्स बहुत कॉमन है, एक रेट आता है स्पॉट रेट, एक रेट आता है फॉरवर्ड रेट। अब जरा देखना क्या मतलब होता है सर। मैं अगर डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं, लेट सपोज 0 से लेकर 12 महीने हैं हमारे पास, और यहां लिखा मैंने स्पॉट रेट। स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू ₹70। इसका मतलब है स्पॉट रेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आई एम सेइंग इट अगेन, एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्पॉट रेट को हम मान के चलेंगे। हालांकि T+2 का सिस्टम कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्पॉट रेट का मतलब है आपने आज एग्रीमेंट किया कि डॉलर को खरीदेंगे या बेचेंगे, चॉकलेट को खरीदेंगे या बेचेंगे, 2 ही प्रकार के एग्रीमेंट कर सकते हो, खरीदेंगे या बेचेंगे, और रेट तय कर लिया 70। इसका मतलब है इट इज रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस टुडे। इट इज द रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस टुडे। अगर आपको कोई पॉइंट लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, बेझिझक लिखिएगा उसको। ये मैं लिखवा देता हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको। हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मानेंगे, स्पॉट रेट को रीड कैसे करेंगे, इट इज द रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस टुडे। सर इसका मतलब क्या है, आपने रेट को भी आज ही तय किया और आपने इसका सेटलमेंट भी आज ही किया। मतलब एक तो होता है ना, जैसे शादी होती है घर में, आप 4 महीने बाद शादी है, सब कुछ आज आप तय कर लेते हैं, या आप 4 महीने पहले कर लेते हैं कि केटरर कौन रहेगा, जगह कैसी रहेगी, और कितनी प्लेट सिस्टम होगा, फलाना डिमकाना, कई चीजें करते हैं। बट उनका सेटलमेंट एग्जीक्यूशन 4 महीने बाद शादी में होता है।
एक तो वो गया। एक है आपका जन्मदिन है आज, आप रेस्टोरेंट गए, शाम को गए, ऑर्डर दिया, खाना खाया, पैसे चुकाए और वापस आ गए। एग्जीक्यूशन टुडे, सेटलमेंट टुडे, स्पॉट रेट कहते हैं उसे। इट इज द रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस टुडे। दूसरा एक कॉमन रेट आएगा, प्रीमियम डिस्काउंट पे अभी मैं आऊंगा, मैं सिर्फ एक रेट्स की बात कर रहा हूं बेटा यहां पर। दूसरा मेरे पास क्या निकल के आता है, अगर मैं दूसरे की बात करूं, जीरो पीरियड और यहां पर 12 मंथ्स, ये मेरे पास बेटा निकल के आता है। सपोज करो आई राइट इट हियर 12 मंथ फॉरवर्ड रेट, मैं लिख रहा हूं बेटा 12 मंथ फॉरवर्ड रेट। इसका मतलब होता है आप समझौता आज कर लें, सेटलमेंट 12 महीने बाद करेंगे। तो ये मेरे लिए दो चीजें बन जाती है। सर क्या आज जीरो पीरियड में खड़े होकर भविष्य का रेट पता कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, होता भी होगा ना। आपको सपोज करो थोड़े दिनों के अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपको जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यूएस कहीं घूमने जाना होगा, तो आप बैंक से कहेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही घूमने जा रहे हैं, आज ही पैसे लेके बैंक से निकल लिए, ऐसे तो होगा नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। आप बैंक से कहेंगे, बैंक बैंक मुझे 3 महीने बाद जाना है, कैसे लगाओगे डॉलर, ये बात करोगे ना, तो वो क्या कहेगा आपसे, वो यही कहेगा आज तय कर लेते हैं, मैं 12 महीने बाद, 3 महीने बाद जो भी रेट आप तय करेंगे जाओगे तब ले जाना। अब सर 3 महीने बाद रेट बदल जाएगा तो बदल जाएगा, तो बदल जाएगा, आपने तो तय कर लिया ना। आप जब शादी के लिए केटर को फाइंड आउट करते हैं तो आलू, टमाटर, प्याज सारा हिसाब लगाकर वो सारा बता देता है ना जीरो पीरियड के अंदर कि इतना पर प्लेट सिस्टम लगेगा या ये खर्चा आएगा। अब उस समय खर्चा क्या हो जाएगा आपको क्या लेना देना है, तो आप उसको काइंड ऑफ अ हेज भी कर रहे हो। ये आगे जाके हम चीजें वर्ड सीखेंगे कि जो आने वाला है। बट मेरे लिए वर्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे वो रेट्स के अंदर ना फैसला नहीं ले पाते हैं, खास करके डेरिवेटिव जब करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि फ्यूचर का रेट आता है, फ्यूचर में हल्का हल्का क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो मैं कुछ टर्म्स बीच बीच में ना बोलता भी जाऊंगा। फ्यूचर का रेट आता है, क्या ये फ्यूचर में भाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं समझौता आज करता हूं, एग्रीमेंट आज करता हूं, सेटलमेंट कुछ समय के बाद करूंगा, उसे कहते हैं फॉरवर्ड। जिसे हम फॉरेक्स में फॉरवर्ड कहते हैं उसे ही मैं डेरिवेटिव्स में फ्यूचर का नाम ले दूंगा। तो अब मेरे पास यहां लिखेंगे बेटा, अगर सपोज करें ये है $1 72, अगर आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना है ना लिख लीजिएगा। स्पॉट रेट, दोनों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ा जाएगा, स्पॉट रेट का मतलब है ट्रांजैक्शन आज हो जाएगी, सेटलमेंट भी आज हो जाएगा, सब कुछ आज हो जाएगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। 12 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब है एग्रीमेंट आज हो जाएगा, सेटलमेंट हम 12 महीने के बाद करेंगे। इट इज रेट एट विच एग्रीमेंट विल टेक प्लेस टुडे बट सेटलमेंट विल टेक प्लेस आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ अ टाइम। मैं फॉर्मली बूस्टर क्रैश पैच की तरह कर रहे हैं तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, सिर्फ एक दिमाग में डेटा को डाल रहा हूं। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सर, इट्स रिवीजन टाइप ऑफ बैच। मेरे लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस नोट का, मैं डायरेक्टली भी आ सकता था अज्यूमिंग आपको पता हो। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी से भाषा का प्रयोग किया जाए, अब भाषा सुने मेरी, प्रीमियम डिस्काउंट पर आ रहा हूं मैं अपने पास, एक चॉकलेट 70 रुपए की आती है, वही चॉकलेट 72 रुपए की आनी शुरू हो जाएगी। आप इसको छोड़ दें, ऐसे जनरल भाषा में बात करें कि यार रसगुल्ला 70 रुपए का आता, रसगुल्ला कौन सा 70 का आता है सर, नालायक। अच्छा छोड़ो, रसगुल्ला नहीं आता, चॉकलेट चॉकलेट आती है 70 रुपए की, मान लेते हैं। एक चॉकलेट 70 रुपए की थी जो 72 रुपए की हो गई। अब क्या कहेंगे, यार चॉकलेट तो महंगी हो गई है, यही कहेंगे ना, शब्द क्या निकलेंगे आपके पास, चॉकलेट महंगी हो गई है या चॉकलेट महंगी चल रही है। तो आप उसे कहते हैं प्रीमियम पर चल रही है चॉकलेट, किस पर, प्रीमियम पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा निकाल के बताएं, 70 की चीज अगर 72 रुपए हो जाए तो क्या होगा। आप कैसे निकालते हैं 70 की चीज अगर 72 हो जाए। तो एक आम आदमी, मेरे हिसाब से 9वीं या 8वीं क्लास के बच्चे को भी कह दो ना, बेटा 70 का भाव 72 हो गया है। भाव, लुक एट द लैंग्वेज आई एम यूजिंग, प्राइस हैज बिकम, क्योंकि मैं डॉलर का भाव बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसे कहता ना डॉलर 70 का हो गया, डॉलर 72 का हो गया, तो भी आप कंफर्टेबल होते। जहां हम करेंसियां चेंज करेंगे वहां हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता ही नहीं कि हम करेंसी को देखें, एक रेट है, दूसरा चॉकलेट है। एक चॉकलेट जो 70 की आती है वो चॉकलेट 72 की हो जाती है, तो चॉकलेट महंगी हो रही है। यस, आप कहते हैं सर, मैंने पूछा कितनी महंगी हुई, आपने कहा सर 72 माइनस 70 डिवाइड बाय 70 और परसेंटेज ऐसे निकालेंगे ना, 2.857 या 2.86% चीज महंगी हो रही है। आप ऐसे निकाला भी होगा आपने कि 70 की चीज 72 हो गई। इंग्लिश में बोलते तो क्या बोलते हैं, डॉलर इज एट अ प्रीमियम, डॉलर इज एप्रिसिएटिंग, डॉलर परचेजिंग पावर इज गोइंग अप। ये इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं डॉलर्स परचेजिंग पावर इज गोइंग अप। सर क्या मतलब हुआ डॉलर्स परचेजिंग पावर इज गोइंग अप, एक डॉलर 70 रुपए खरीदने की क्षमता रखते हैं, वही 72 रुपए खरीद पाएंगे। अब ऐसी लैंग्वेज बड़ी ऑड लगेगी,
अच्छा लगता है, फुल टाइम कर रहे होते अच्छा लगता, लर्निंग वाइज करते अच्छा लगता। बट हम अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में बात करते हैं तो हम ये कहेंगे ना, यार एक चॉकलेट जो 70 की है वो 72 की हो रही है, डॉलर महंगा है, डॉलर प्रीमियम पर चल रहा है, डॉलर इज एप्रिसिएटिंग, डॉलर इज कॉस्टलियर। और एक आम आदमी के एंगल से बात करेंगे, मैंगो पीपल, आम आदमी के एंगल से बात करेंगे, फ्रॉम द मैंगो पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, दैट कम्स आउट चॉकलेट इज बिकमिंग कॉस्टलियर, चॉकलेट इज बिकमिंग कॉस्टलियर। तो क्या हम लिख सकते हैं, और फॉर्मूला भी आपने बना दिया, मैंने फॉर्मूला आपने इनफैक्ट जब निकाला फॉर्मूला भी निकल गया, 72 माइनस 70 डिवाइड बाई 70, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट। लिख सकते हैं, तेजी से लिखेंगे बेटा, तेजी से लिखेंगे, लो जी लो लिखें, प्रीमियम का फॉर्मूला भी लिख लें, फिर मैं वर्डिंग्स भी लिखवा दूंगा आपको। प्रीमियम का मतलब चीज महंगी हो रही है, वो फॉर्मूला आ गया सर, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू 100, 72 माइनस 70 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। ये आ गया जी, 2.86 भी लिख सकते हो आप इसे, ये आ गया, चॉकलेट इतनी महंगी हो रही है जी सर। अच्छा, उसके बाद इसको अगर लैंग्वेज में लिखते तो क्या लिखते, डॉलर इज एप्रिसिएटिंग, डॉलर परचेजिंग पावर इज गोइंग अप, डॉलर इज बिकमिंग कॉस्टलियर, डॉलर इज एट अ प्रीमियम। तो ये भाषा का प्रयोग हो सकता है अलग अलग क्वेश्चंस में हो, लिखवाना है तो लिखवा देता हूँ, लिखवा दीजिए सर, लिख लीजिए। वो ऐसा बोल सकता है, डॉलर इज एट प्रीमियम। सेकंड लिख लें बेटा, एप्रिसिएटिंग, डॉलर इज कॉस्टलियर, डॉलर परचेजिंग पावर is going up. Dollar is at premium, dollar is appreciating, dollar is becoming costlier, dollar's purchasing power is going up। हम ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और आम आदमी के एंगल से बोल सकते हैं, मैंगो पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, चॉकलेट इज बिकमिंग कॉस्टलियर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब एक नई एक पॉइंट सीखें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट ये था, जिस करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकाला जाता है, प्रीमियम डिस्काउंट किसका हो सकता है, चीजें तो चॉकलेट ही महंगी हो सकती है ना, प्राइस कैसे महंगा होगा, आप ये कहेंगे ना, रसगुल्ला महंगा हो गया है, रसगुल्ला सस्ता हो गया है, मतलब लैंग्वेज सोच के देखें, आप सिर्फ कमोडिटी को महंगा सस्ता कर सकते हैं, प्राइस के टर्म्स में महंगा सस्ता होता है, प्राइस महंगा सस्ता नहीं होता है। तो चॉकलेट ही महंगी सस्ती होती है, यस, या तो चॉकलेट महंगी होगी या सस्ती होगी। जिस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकालेंगे उसे चॉकलेट ही करना पड़ेगा, या मैं सिंपल भाषा में कहूं, जिस करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकालेंगे उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। इसका मतलब क्या, कि अगर यहां तो मैंने डॉलर को कहा ना, डॉलर महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, फॉर्मूला लगा लिया, अगर आप कहते कि सिर्फ रुपए का निकालो प्रीमियम या डिस्काउंट क्या चल रहा है, तो मैं रुपए को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा। ऑन विच एवर करेंसी, ऑन विच एवर करेंसी वी फाइंड प्रीमियम और डिस्काउंट, वी विल ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो उस करेंसी को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये, मैं दोनों लिखवाऊंगा अभी। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, अगर एक करेंसी महंगी हो रही है, इफ वन करेंसी एट प्रीमियम, देन ऑटोमेटिकली सेकेंड करेंसी वुड बी एट डिस्काउंट, वो पक्का होना ही होना है ऐसा। तो इसलिए जिस करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकालते हैं आप, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और एक करेंसी अगर प्रीमियम पर चल रही है तो सेकंड करेंसी डिस्काउंट पर चलेगी चलेगी। ये आप नोट नीचे लिख लीजिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स लिखिए जी पहला, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आगे जाके हमारे लिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे ये पॉइंट्स, लिखिए जी। इफ वन, ऑन विच एवर करेंसी, ऑन विच एवर करेंसी वी फाइंड premium oblique discount, on whichever currency we find premium oblique discount, it has to be kept on
लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसे कह लो उसे चॉकलेट बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग बोल इसलिए बोल रहा हूँ, राइटिंग समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं है कितनी गंदी राइटिंग है, ये टेक्निक ऐसी है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ऑन विच एवर करेंसी वी फाइंड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट इट हैज टू बी केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। भावना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फीलिंग्स, भावना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसे समझते हुए आप चीजों को आगे फ्लो में बनाते जाइएगा। अगला पॉइंट देखिए, मैं राइटिंग को अब सुधारने की कोशिश करता हूँ, लाल रंग में लिख रहा हूँ, शायद लाल अक्षर बेटर दे। ऑन विच एवर करेंसी फाइंड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट इट हैज टू बी केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगला पॉइंट लिखिए, इफ वन करेंसी is at premium, comma, then second currency will be at discount. If one currency is at a premium, then second currency will be at discount. ये होना तय है, अगर एक करेंसी प्रीमियम पर है तो दूसरी डिस्काउंट पर चलेगी बेटा। अब डिस्काउंट निकालें, रुपी का डिस्काउंट निकाल लेते हैं सर। सो इफ वन करेंसी प्रीमियम सेकंड करेंसी वुड बी एट डिस्काउंट, तो आप इसके बाद लिख लें डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन रुपी, या डिस्काउंट निकाल रहे हैं, सीधा हेडिंग लिख लो डिस्काउंट। अब मुझे रुपी को क्या करना पड़ेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, स्पॉट रेट 1 रुपी इज इक्वल टू $1 डिवाइड बाई 70। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और 12 मंथ फॉरवर्ड रेट, .0319 0139 सॉरी, डिस्काउंट। फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय दिस, ये आएगा 0.0139। ये कितना आ जाएगा सर, माइनस में आ रहा है -2.80। अगर राउंड ऑफ करूं तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, माइनस कर रहा है डिस्काउंट को रिप्रेजेंट, माइनस कर रहा है डिस्काउंट को रिप्रेजेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आपका जो प्रीमियम था, आपका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम था 2.87 2.86 के करीब, डिस्काउंट है 2.80। प्रीमियम विल नॉट बी इक्वल टू डिस्काउंट, प्रीमियम विल नॉट बी इक्वल टू डिस्काउंट। अगर ऐसा होता ना तो मैं एक करेंसी का प्रीमियम निकालकर डायरेक्टली लिख देता कि दूसरे का डिस्काउंट इतना होगा, ये कभी भी नहीं होगा बेटा। प्रीमियम विल नॉट बी इक्वल टू डिस्काउंट, इसका कारण समझिए, मैथमेटिकल विडंबना है, मैथमेटिकल विडंबना है। तो इसका कारण समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करें पीसी ज्वेलर तो बहुत पुराना हो गया, अब और कोई नया लेते हैं, येस बैंक की बात करते हैं। येस बैंक 400 रुपए का शेयर 95% गिर जाता है, डिक्रीज। किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हो कभी तो बुरा नहीं मानना भाई एग्जाम्पल, क्योंकि ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं, कई दुखद घटनाएं हैं तो याद आएंगे आपको। 95% अगर गिर जाए तो इस कितना रह जाता है, 20 रुपए का रह गया क्या, 20 का रह गया ना, देखना जरा, 495% गिरा तो 20 रुपए रह गया। और ये वाकई गिरा है, किसी ने नहीं किया तो समझ लें कि हुआ है ऐसा, और इससे ज़्यादा ही हुआ है, मैंने तो फिर भी कम रेंज लिया है, इससे ज़्यादा ही हुआ है। तो हम बाजार से दूर ही रहते हैं, चिंता नहीं करें। और अगर इसे 95 बढ़ा दो, 95% बेटा इंक्रीज करा दो, 20 प्लस 95% करा लो, कितना होता है ये, 400 बनेगा क्या। अब ये फिगर अजीब सी लग रही है तो ऐसे कर लो कि अगर आपके पास 100 रुपए हों और 10% बढ़ा लें, वो 110 हो जाते हैं,
और इसको 10% गिरा लें, वो 99 हो जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स विडंबना है, इसलिए प्रीमियम डिस्काउंट सेम नहीं आएगा, वो प्रीमियम डिस्काउंट सेम नहीं आएगा बेटा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे को अगर जिस करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकालना होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिस्काउंट निकालना होगा। इट्स अ पैराडॉक्स, वी कॉल इट एज अ पैराडॉक्स, विडंबना है ये, सीगल्स पैराडॉक्स कहते हैं इसे। सीगल्स मैथमेटिशियन में बहुत बड़े, जिन्होंने बताया कि ये समस्या है मैथमेटिक्स की। अच्छा, तो आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट और पॉजिटिव नंबर, अगर वो प्रीमियम पर है तो ऑटोमेटिकली एक डिस्काउंट पे होगा, ये कंफर्म्ड है। प्रीमियम डिस्काउंट सेम नहीं होगा। अब क्या क्या लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ये रफ है, रफ लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे कहते हैं, अगर वो रुपी डिस्काउंट पे चल रहा है ना, तो लैंग्वेजेस क्या क्या यूज होंगी। रुपी इज एट डिस्काउंट, रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। हालांकि मैं वर्ड डीवैल्यूएशन यूज कर रहा हूं, डिफरेंस होता है डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में, बट आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मान सकते हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड बता रहा है, बस इतना ही आप ये मान सकते हैं। हालांकि ये होते सेम नहीं है, मैं इनको यूज कर रहा हूं जस्ट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन। रुपी परचेसिंग पावर इज गोइंग डाउन। और आम आदमी के एंगल से बात करेंगे, मैंगो पीपल से, वो कहेगा कि रुपया लुढ़क रहा है, चॉकलेट इज एट डिस्काउंट। ये कुछ लैंग्वेजेस यूज होती हैं, लिख लें जरा। रुपीज एट डिस्काउंट, रुपी इज डेप्रिसिएटिंग, डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी, रुपी परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन। आम आदमी कहता क्या सर, आम आदमी कहता कि परचेजिंग पावर कम हो रही है, या चॉकलेट जो है वो डिस्काउंट पे चल रही है। चल सकते हैं बेटा। अगला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सारे इंपॉर्टेंट नोट है, आप लिखते चले जाएं। अगला नोट लिखें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, थर्ड नोट है शायद, सेकेंड प्रीमियम डिस्काउंट था, ये थर्ड नोट है। एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ओ माय गॉड। फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या तो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है जी। मेन वेमेन नहीं, मतलब या तो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, दो ही प्रकार के होंगे। और मजे की बात है, क्वेश्चंस में हमेशा ही फॉरेन करेंसी की डीलिंग होगी। अगर फॉरेन करेंसी की डीलिंग नहीं है तो चैप्टर बेकार हो जाएगा ना। अब ये मत कहना और दिमाग मत लगाना सर एक्सपोर्टर को डॉलर फॉरेन करेंसी आनी है, इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी चाहिए, क्या रुपी में बिलिंग हो सकती है। अगर रुपी में बिलिंग करेंगे फिर चिंता का विषय कुछ है ही नहीं आपका। आपने कहा भाई साहब मुझे 100 रुपए चाहिए एंट्री टिकट, अब डॉलर का भाव 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, क्या फर्क पड़ेगा, चैप्टर इज यूजलेस। एग्जामिनर कहेगा क्वेश्चन क्या बनाऊं मैं। तो इसलिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर दो व्यक्ति होते हैं, फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इनकी भावना को समझें कि एक्सपोर्टर का नियम क्या होता है, इंपोर्टर का नियम क्या होता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी। एक्सपोर्टर का नियम, ही विल रिसीव फॉरेन करेंसी, उसे बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, माल बेचा होगा ना तो फॉरेन करेंसी आएगी, विल रिसीव फॉरेन करेंसी। अगर आएगी तो क्या करेगा, इसके बाद फॉरेन करेंसी आएगी, बैंक के पास जाएगा, बैंक 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 मेरे पास $1,00,000 आने वाले हैं। बैंक कहेगा तो क्या करना है, कहेगा मुझे बेचने हैं, विल सेल फॉरेन करेंसी, विल सेल फॉरेन करेंसी, विल रिसीव फॉरेन करेंसी, विल सेल फॉरेन करेंसी। और इंपोर्टर का क्या नियम होगा, विल नीड फॉरेन करेंसी, उसे भुगतान करना है, पेमेंट करना है, विल बाय फॉरेन करेंसी। ये इंपॉर्टेंट नियम है मेरे लिए। ये सेल करेगा बैंक को, ये बाय करेगा, विल बाय फॉरेन करेंसी। ये नियम है, हमें बहुत दूर तक काम आएंगे ये नियम दोनों। मैं कई जगह इनको हो सकता है बार बार याद भी दिलाऊं आपको। इसे फॉरेन करेंसी आएगी और ये बेचेगा, बैंक के पास जाएगा, क्योंकि रेट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये बाय करेगा। ये है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का नियम। अब एक्सपोर्टर की बात कर लेता हूं मैं अपने पास। एक्सपोर्टर जो बेसिकली आईटी कंपनियां होती है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, इन्फी ले लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल, टीसीएस, इन्फोसिस एक्सेट्रा, आईटी कंपनियां, ये सारी कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। 90% ऑफ द रेवेन्यू
comes from the services from the foreign exchange। तो इनका बहुत हेवी फॉरेन एक्सचेंज से आता है। मैं अज्यूम करता हूं कि एक्सपोर्टर है इन्फोसिस, उसने कुछ सर्विसेज दी हैं बाहर के क्लाइंट्स को, बिलिंग डॉलर में की है और उसको $1,00,000 आने हैं। नंबर भी ले रहा हूं मैं अपने पास, $1,00,000 आने हैं। अगर स्पॉट रेट, आज का स्पॉट रेट जो अवेलेबल है ना, वो है स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू ₹70। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर आज मैं डॉलर को मंगा लूं, $1,00,000 को, आएंगे और बैंक के पास गया, मैंने कहा जी बैंक मुझे डॉलर बेचने हैं, बैंक डॉलर बेचने हैं। मैं एक चॉकलेट बेचूंगा और 1,00,000 एक चॉकलेट बेचूंगा, 70 रुपए आएंगे। 1,00,000 बेचूंगा तो 70 लाख का इनफ्लो होगा। बहुत बढ़िया जी। 3 महीने बाद, 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट हो सकता है कि कोई भी हो जाए, $1.75 का, या $1 शायद 65 का हो जाए। अगर यही $1,00,000 आज की बजाय 3 महीने बाद मंगाए जाएं, आज की बजाय 3 महीने बाद मंगाए जाएं, तो मेरे पास यहां इनफ्लो कितना आएगा भाई? वो सर $1.75 लाख। अब आप देखें, इस $1,00,000 को कुछ भी नहीं किया गया, वो लाख के डॉलर लाख हैं अभी भी। जो आज 1.70 के रेट से कन्वर्ट हो रहे थे, वो 1.75 के रेट से कन्वर्ट होंगे, 75 लाख। और अगर ये डॉलर क्या हो गया, 65 का हो गया, तो इनफ्लो कितना होगा जी? 65 लाख। तो इनफ्लो कितना होगा? 65 लाख। अब जरा ध्यान से सोच के देखें, इन चीजों से आपके कई टेक्निकल क्वेरीज भी क्लियर होती चली जानी चाहिए आम आदमी के एंगल से, कि अगर विदेश में कोई आपके दोस्त या रिलेटिव्स, लेट सपोज दोस्त आर वर्किंग, कोई काम करते हैं, तो उनको डॉलर में $1,00,000 मिलते हैं, उनकी सैलरी अभी 1,00,000 की $1,00,000 है। जब 40 रुपये डॉलर था, $1 40 रुपए का था, अब वो 75 रुपए का हो गया है, तो भाई साहब वो जब भारत पैसा भेजें, तो वैसे ही 40 लाख के 35 लाख हो गए। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो आप देखेंगे कि कुछ परिस्थिति, ये वाली जो परिस्थिति है ना पहले वाली, जिसके अंदर $1.75 का हो रहा है, इट्स अ बेनिफिशियल पोजीशन फॉर द एक्सपोर्टर। व्हाट पोजीशन? बेनिफिशियल। आप 1 मिनट कॉपी नहीं करना, जितना कॉपी किया ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए जरा और मुझे बताइए, इस सिचुएशन में गेन है एक्सपोर्टर को, लॉस है बेटा? इस सिचुएशन में पॉइंट्स अपने आप बनाएंगे, मैं पॉइंट बनवाऊंगा आपसे फिर। गेन टू एक्सपोर्टर, इसका मतलब एक्सपोर्टर को गेन कब होता है? जब चॉकलेट क्या हो रही है, 70 की चॉकलेट 75 हो रही है, फॉरेन करेंसी इज एट अ प्रीमियम, व्हेन फॉरेन करेंसी इज एट अ प्रीमियम। और ये वाले केस को देखे जरा, इस वाले केस को, इसके अंदर लॉस टू एक्सपोर्टर है। क्या है? लॉस टू एक्सपोर्टर है। वो कब होता है? जब डॉलर 70 का 65 रह जाएगा। इसका मतलब एक्सपोर्टर विल लूज व्हेन फॉरेन करेंसी इज एट द डिस्काउंट। तो मैं अपने पास एक नोट बना सकता हूं, ये नोट हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी दे। हम अगर टाइम स्पेंड नहीं करें, क्वेश्चन तो होता चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि ये स्टेप जो लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है, क्या एक्सपोर्टर को नुकसान है, क्या एक्सपोर्टर को फायदा है। तो मेरे को एक हेल्प हो जाती है। 1 मिनट के लिए रोक दें बेटा कॉपी करना, 1 मिनट के लिए रोक लें। एग्जाम में कोई सी भी करेंसी आए, अगर आपको कहीं डाउट आना शुरू हो जाए, हमेशा आप एक छोटा सा ऐसा फ्रेमवर्क दिमाग में बिठा लेना, $1 जो 70 का है, अगर $1 75 का हो जाए, $1 जो 70 का है, $1 75 का हो जाए, उस केस में एक्सपोर्टर को क्या होने वाला है, फायदा या नुकसान। जैसे ही आप वो पॉइंट दिमाग के अंदर बनाएंगे, आप कितने भी नोट्स अपने आप बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिखती हो, वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं अपने पास कहीं अटक जाता हूं, और ये तो मैंने रुपीस के एंगल से कहा ना, कोई भी करेंसी हो सकती है। आप ये मान ले, रुपया से सोचना मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं 99% केसेस एक रुपए के एंगल से ही सोच रहा हूंगा। तो मैं कहता हूं कि जब फॉरेन करेंसी प्रीमियम पर है, तो एक्सपोर्टर को गेन है, एक्सपोर्टर विल गेन। या फॉरेन करेंसी का प्रीमियम होना, होम करेंसी का डिस्काउंट होना। पहले वाले केस को देखो बेटा, पहले वाले केस को, 70 के 75 अगर होते हैं, तो फॉरेन करेंसी प्रीमियम पर है, चॉकलेट प्रीमियम पर है, ऑटोमेटिकली सेकंड करेंसी किस पर होगी? डिस्काउंट पर होगी। अब आप ऊपर वाला भी कॉपी कर लें, और नीचे नीचे मैं नोट बना रहा हूं, वो भी कॉपी कर लीजिए बेटा। गेन टू एक्सपोर्टर, गेन टू एक्सपोर्टर कब होगा गेन सर? फॉरेन करेंसी इज इट प्रीमियम?
लॉस टू एक्सपोर्टर। सेकेंड वाला केस था हमारे पास। ऐसे इंपोर्टर का बना लेंगे तेजी से प्लीज। ऐसे बेटा इंपोर्टर का बना लेंगे, अपने आप बनाने की कोशिश करें, एग्जाम्पल सेम ले लें, सेम डेटा ले लें और ऊपर इंपोर्टर लिख लें। ऊपर इंपोर्टर लिख लें, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी जो कंपनियां हैं वो इंपोर्टर हैं, वो इंपोर्ट करती हैं तेल को, उनको पेमेंट करनी होती है जी। फॉरेन करेंसी का प्रीमियम, होम करेंसी का डिस्काउंट एक्सपोर्टर का फायदा है, और फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट, होम करेंसी का प्रीमियम एक्सपोर्टर का नुकसान है। इंपोर्टर का केस बनाए बेटा छोटा सा, मैं तेजी से बना दूंगा फिर। मैं भी यहाँ बना ही लेता हूँ, एक काम करता हूँ साथ साथ। इंपोर्टर, $1,00,000 पेमेंट करनी है, ध्यान रखना। और स्पॉट रेट ये मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? 70 का 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेट या फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड रेट में फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, हालांकि एक्सपेक्टेड रेट भी लिख सकते हैं आप। $1 अगर 75 का हो जाए, और या $1 65 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो अगर आप देखें इसमें उसे खरीदना पड़ेगा तो आउटफ्लो की बात करेगा, यहां वो खरीदेगा तो उसके लगेंगे 70 लाख रुपए, यहां खरीदेगा तो उसके लगेंगे बेटा 75 लाख रुपए, यहां खरीदेगा तो उसके लगेंगे 65 लाख रुपए। तो आप अगर इस स्थिति को देखें पहले वाली को, और इस स्थिति को देखें, तो हर स्थिति में $1,00,000 ही खरीदने हैं। उसको फायदा नुकसान कहाँ होता है? यहाँ पर उसको लॉस हो जाता है, लॉस टू इंपोर्टर, यहाँ उसको गेन हो जाता है। तो मैं अपने पास पॉइंट बना सकता हूँ ना, पॉइंट बना सकता हूँ, गेन टू इंपोर्टर। इंपोर्टर को गेन कब होगा? अब फॉरेन करेंसी किस पर चल रही है? फॉरेन करेंसी कमजोर होती है ना, चॉकलेट 70 की 65 रह जाए, तो फॉरेन करेंसी इज एट व्हाट? डिस्काउंट, एंड होम करेंसी इज एट व्हाट? प्रीमियम। फॉरेन करेंसी डिस्काउंट, होम करेंसी इज एट प्रीमियम। और यहां बात करेंगे हम लॉस टू इंपोर्टर। व्हाट टू इंपोर्टर? लॉस टू इंपोर्टर। अच्छा, इंपोर्टर को नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब चॉकलेट महंगी हो जाती है। चॉकलेट इज फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इज एट प्रीमियम, इज एट डिस्काउंट। ये लो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, गेन टू इंपोर्टर, foreign currency is at discount, home currency is at premium, loss to importer, foreign currency at premium, home currency is at discount। यहां आ जाएगा जी। चले आगे। अगला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट नंबर 3 था, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, कोटेशंस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कोटेशंस। $1.7072। अगर आप कभी बाजार जाएंगे, बैंक से कभी लेने जाएंगे, तो बैंक आपको दो रेट दिखाता है, दो रेट कोट करता है, कोई भी चीज के दो रेट कोट होंगे। पहला रेट होता है बिड रेट या बाय रेट, पहला रेट कहलाता है बेटा बिड रेट ऑब्लिक बाय रेट, और सेकंड रेट कहलाता है
आस्क रेट ऑब्लिक सेल रेट। जो ये कोटेशंस हैं ये अभी के लिए मान लो बैंक के एंगल से हैं। अगर आप कस्टमर हैं और एक बैंक है तो बैंक के एंगल से है। मैं वैसे वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, कोटेशंस आर फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हुज पॉइंट ऑफ व्यू? सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर सेलर का मतलब दुकानदार। तो सर दुकानदार हुआ तो एक ही बात होगी ना, बैंक अगर दुकानदार है तो हम ग्राहक हैं, ऐसा नहीं है। बैंक और बैंक के बीच में भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, बैंक और बैंक के बीच में भी तो ट्रांजैक्शन हो सकती है, दुकानदार और दुकानदार के बीच में भी तो ट्रांजैक्शन हो सकती है। उस समस्या को हम देखेंगे, शायद आने वाले क्लासेस में देख लेंगे। बट आप ये मन में बिठा लें, दीज आर फ्रॉम दी सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अभी के लिए समझना चाहें तो बहुत आसान है समझने के लिए। ये समझ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो होगी वो किसके बीच में होगी, वो बैंक के बीच में होगी और आपके बीच में होगी। ये कोटेशन बैंक के एंगल से है, हालांकि करेक्ट वर्ड है सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दुकानदार हमेशा महंगा बेचेगा और सस्ता खरीदेगा। अब आप दुकानदार दुकान से चॉकलेट लेने जाते हैं, भाई साहब वो दे दीजिए, सिल्क चॉकलेट दे दीजिए। वो कितने की है? वो कहते हैं 70 रुपए की है। सिल्क चॉकलेट 70 की है। 70 की आती नहीं वैसे, शायद होता है 160 रुपए की आती है। बहुत दिनों गए खाए हुए, पता नहीं कितने की आती है वो कहता है जी 160 रुपए की चॉकलेट आती है, सिल्क चॉकलेट। अच्छा, अब दुकानदार आपको बेचता है 160 में सेल रेट, लेकिन उसका बाइंग रेट 160 नहीं है, वो सस्ता होगा। आपने कहा जी वो लेस का चिप्स का पैकेट दे दो, नीले वाला ब्लू वाला, कितने का है? उसने कहा 20 रुपए का है। वो सेलिंग रेट है उसका। कौन सा है? सेलिंग रेट। द रेट्स आर फ्रॉम, कोटेशंस आर फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही आप बैंक के पास गए, बैंक बैंक मुझे डॉलर खरीदने हैं, मुझे डॉलर खरीदने हैं। आपको तो खरीदने हैं, बैंक को बेचने हैं। बैंक को बेचने हैं तो कौन सा रेट लगाएगा? सेल रेट। गलती नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आता होगा आपको, फिर भी मैं इस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेस करके चलूंगा कि आप बैंक के पास गए, आप इंपोर्टर थे, गए तो तभी होंगे ना जब इंपोर्टर थे। बैंक बैंक आई नीड $1 लाख, आई नीड $1 लाख। बैंक कहेगा आओ बेटा तुम खरीदोगे, मैं बेचूंगा। मैं बैंक हूं, सपोज कर लो, मैं बेचूंगा तो कौन सा रेट लगाऊंगा? सेल रेट। यू आर आस्किंग मी डॉलर, आई एम सेलिंग यू द डॉलर, इट्स आस्क रेट। एक्सपोर्टर गया बैंक के पास, बैंक बैंक मेरे पास $1 लाख आए हैं, मुझे बेचने हैं। बैंक को नहीं बेचने हैं, मतलब बैंक, बैंक को नहीं बेचने का मतलब बैंक नहीं बेचेगा, कस्टमर बैंक को बेचने गया डॉलर, तो बैंक तो खरीदेगा ना, बैंक खरीदेगा तो कौन सा रेट लगेगा? बाय रेट। हालांकि मैं ये अभी शब्दों का कोई प्रयोग नहीं कर रहा हूं कि इंपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं अपने आप समझाता जाऊंगा। आसान होता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के एंगल से सोचना, बट कोटेशन बैंक के एंगल से है। एक्सपोर्टर बेचता है, बैंक खरीदता है। इंपोर्टर खरीदता है, बैंक बेचता है। हम सिंपल सी भाषा की बात करेंगे। कोटेशंस आर फ्रॉम, मैं लिखवा दूंगा, एक मिनट रुक जाए जरा। कोटेशंस आर फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द बिड रेट इज द रेट टू बाय लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, दैट इज बाइंग रेट ऑफ द चॉकलेट। इस रेट को बाय करने का रेट। एंड आस्क रेट इज द रेट टू सेल चॉकलेट, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड करेंसी को बेचने का रेट। और आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज्यादा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं होता ना, आस्क रेट बिड से ज्यादा नहीं होता, या ऐसे कह लो कि दुकानदार चिप्स का पैकेट आपको 19 का देता और आप उसे 20 का बेचते, तो आप दुकान के बाहर ही अपनी दुकान लगा लेते, भाई 19 में दे और 20 में ले, 19 में दे और 20 में ले। ऐसा नहीं होता है। वो दुकानदार जहां से भी लाता है वो 19 रुपए का लाया होगा, सस्ता लाया होगा, बाइंग, और आपको महंगा बेचेगा। तो दैट मीन्स अगर आप उससे डील करते हैं, आप एक उसको छोड़ें, आप एक कोई नया फोन ले लें। आपने सपोज करो मोटरोला एप्पल किसी का नया फोन लिया, आप अगर उससे 40,000 में फोन लाते हैं, आप चाहे आधे घंटे के बाद उसे बेचने चले जाएं, वो 40,000 रुपए का बाय नहीं करेगा, वो आपसे, वो नहीं करेगा, वो सस्ते में बाय करेगा। इसका मतलब तो सर क्या दो कोटेशन होती है तो बड़ा नुकसान का सौदा है? तो बैंक ने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, नुकसान का क्या सौदा है? वो ट्रेडिंग करता है उसमें, उसका काम है ये, उसका काम है, उसको बचत होती है, इसी में तो बचत होती है उसको। तो बैंक का आस्क और ये दुकान का नियम होता है, ये तो दुकान का ही नियम होता है ना। तो डिफरेंस ऑफ द आस्क एंड बिड रेट इज नोन एज ए स्प्रेड। हालांकि हमारे लिए वो भी मुद्दा नहीं है। बेसिकली आस्क इज द सेलिंग रेट एंड बिड इज द बाइंग रेट, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप स्टार्टिंग से सेलर को ही दिमाग में लेके चलना। अगर आप कस्टमर है, मैं बैंक हूं, तो मैं सेलर हूं। मेरे दुकानदार और दुकानदार के बीच में सेकंड वाला व्यक्ति सेलर होगा, वो दुकानदार होगा। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे जब क्वेश्चंस में आएंगे या कोई कोटेशंस बनाएंगे। पहले छोटे छोटे पॉइंट लिखें इसके नीचे। पहला पॉइंट लिखें बेटा, पहला पॉइंट लिखें, द कोटेशंस आर फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोटेशंस आर
फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा, बिड रेट ऑब्लिक बाय रेट। Bid rate oblique buy rate. It is the rate to buy left hand side currency. It is the rate to buy left hand side currency. That is the buying rate of chocolate. Third, ask rate oblique sell rate. It is the rate to sell left hand side currency. That is the rate to sell the left hand side currency. That is the selling rate of the chocolate. Ask rate would be greater than bid rate. Ask rate would be greater than bid rate. Quotation are from seller's point of view. Bid rate, buy rate, rate to buy the left hand side currency, that is the buying rate of the chocolate. Sell rate, it is the rate to sell the left hand side currency, selling rate of the chocolate. Ask rate would be greater than the bid rate. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अगर सर रुपी को चॉकलेट बनाना हो तो क्या करेंगे, मैं इसका भी कोटेशन लिखवा देता हूं। अभी आपने यहां लिखा $1 is equal to rupees 70.72. 1 rupee would be dollar. 1 divided by 72, 1 divided by 70, ये बन जाएगा। सर आपने अभी कहा था आस्क रेट, पहला तो ये क्रॉस क्यों हुआ बात कर लेंगे, याद रखने में दिक्कत नहीं है। वैसे मैं मजे की बात हूं, 99.99% बच्चे एग्जाम में जाते हुए अपने आप ही याद रख लेते हैं, फिर भी एक एंग्जाइटी लेवल अभी आएंगे उसमें। वो क्यों होता है, डॉलर को खरीदते, एक करेंसी को खरीदना इज एज गुड एज व्हाट, एक करेंसी को खरीदना, अगर डॉलर को खरीद रहे हो तो रुपए को बेच रहे हो ना, एक ही बात है ना भाई। बाइंग ऑफ अ डॉलर इज एज गुड एज द सेलिंग ऑफ अ रुपी, बाइंग ऑफ अ डॉलर इज एज गुड एज द सेलिंग ऑफ अ रुपी। बोलो हाँ नालायक, हाँ। बाइंग ऑफ अ डॉलर, अगर आप डॉलर को बाय करते आप गए बैंक के पास, बैंक मैं डॉलर खरीदने आऊंगा, तो आप ये भी तो कह सकते हो बैंक मैं रुपए बेचने आऊंगा, हाँ बैंक मैं डॉलर खरीदने आऊंगा। बाइंग ऑफ वन करेंसी इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ सेकंड करेंसी। आपने कहा मैं डॉलर खरीदने आऊंगा, बैंक ने कहा रुपया लेके आना। आपने कहा मैं रुपए बेचने आऊंगा, बैंक ने कहा डॉलर लेके जाना। एक ही तो बात है, बोलो एक ही तो बात है। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भाई डॉलर खरीदना इज एज गुड एज रुपए को बेचना, इसलिए वो क्रॉस हो जाता है। फिर दूसरा आता है, सर आपने तो कहा था अभी लिखवाया आस्क रेट वुड बी ग्रेटर देन बिड रेट है, आस्क रेट वुड बी ग्रेटर देन बिड रेट। वो देखो ये 70 रुपए इससे 72 से कम हो गया है। नालायक कैसी कैसी बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे नालायकों, ये 1/72 और 1/70 है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। हम इसको इस कोटेशन में भी रख सकते हैं या उसमें वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक बार ज्यादा तकलीफ लगे ना तो आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, 1/70 इज ग्रेटर देन 1/72। नालायक, तो आप ऐसा नहीं कहना कि 70 72 से छोटा है, समझ में आता है, बट 1/70 इज नॉट छोटा देन 1/72, इट हैज टू बी ग्रेटर। तो 1 डिवाइड बाय 72 अगर करेंगे, ये आता है 0.0139।
और 1 डिवाइड बाय 70 करेंगे, ये आता है 0.0143। तो आस्क इज ऑलवेज ग्रेटर। मैं फिर से 2 पॉइंट बोल रहा हूं, बिफोर यू कॉपी, 1 मिनट देख लें कि डॉलर का खरीदना, इसको अगर आप कहते हैं डॉलर खरीदने आएंगे, बैंक कहेगा रुपया लेके आओ। आप डॉलर आप खरीदने गए तो बैंक बेचेगा ना। अब थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, आप इंपोर्टर हैं, आप खरीदने गए, बैंक बेचेगा। डॉलर का खरीदना किसके एंगल से? कस्टमर के एंगल से बोल रहा हूं, कस्टमर के एंगल से। डॉलर का खरीदना तो घर से रुपए लेके जाओगे ना, इज एज गुड एज रुपए का बेचना। डॉलर को बेचने गए, आपने बस्ते में भरे डॉलर और बेचने गए, डॉलर का बेचना इज एज गुड एज रुपए का खरीदना। तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाता है। देख लें फटाफट से बेटा, तेजी से देख लें एक बार, इस नोट को तेजी से पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। कोटेशन किसके एंगल से है? सेलर्स के एंगल से, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। पहला, बिड रेट, बाय रेट, रेट टू बाय लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, बाइंग रेट ऑफ द चॉकलेट, आस्क सेल रेट, सेलिंग रेट ऑफ द चॉकलेट। जी, आस्क रेट वुड बी ग्रेटर देन दी बिड रेट। चल सकते हैं बेटा आगे जी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। मुझे पता है आप सबको मैथमेटिक्स आती है, सबको क्वेश्चंस भी आते होंगे, सबको चीजें भी करनी आती हैं, बट आई वांट टू डू सर्टेन एग्जांपल्स। और जैसे करूंगा आप वैसे ही करेंगे। आप एग्जांपल्स लिखें, कुछ हम अब बनाएंगे कि हाउ वुड वी अप्रोच द क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 1, मेजर 5 करेंसियां आपको पता है जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं सर? वो आ सकती है पाउंड, डॉलर, रुपी, यूरो एंड येन। ये मेजर करेंसी है, बाकी वो कोई भी करेंसी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। अच्छा लिखें बेटा, एग्जाम्पल 1 लिखें। $1 इज इक्वल टू ₹70, एग्जैक्टली एज इट इज लिखें। $1 इज 70। जी सर। फाइंड द अमाउंट ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय रुपीज 70 लाख। $1 is 70, find the amount of dollar required to buy rupees 70 लाख। 99% सबका आंसर ठीक आएगा, निकाल लें आप। फाइंड द अमाउंट ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय रुपीज 70 लाख। तो आपका आंसर आएगा शायद $1,00,000। बोलो हाँ, $1,00,000 आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, $1,00,000 आएगा। अब मेरी बात को सुने, यहां पर तो रुपए था तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहां पर कोई और करेंसी होगी और अगर बिड और आस्क दोनों रेट हुए, 99% समस्या आ सकती है। अब हम इस पूरे चैप्टर का द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि किसको चॉकलेट बनाएंगे, किसको चॉकलेट। आपको जो कोटेशन दी है वो दिया है $1। सामने देखें बेटा, लिखना बंद कर दिए अब जरा। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो देखिए सामने $1 इज 70। एग्जाम में चॉकलेट हम उसको बनाएंगे जो कंफर्म्ड करेंसी क्वेश्चन में दी होगी, जो कंफर्म्ड करेंसी क्वेश्चन में दी होगी। सर क्या मतलब हुआ? मेरे पास यहां पर जो कंफर्म नेचर दिया है ना, वो 70 लाख दिया है, ये कंफर्म्ड है, और इसके साथ लगा क्या है? रुपी लगा है। इसका मतलब है कंफर्म्ड करेंसी रुपी है। सर एक बार फिर से बोलें, कंफर्म्ड करेंसी को चॉकलेट बनाएंगे एंटायर चैप्टर ऑफ द फॉरेक्स, या मे बी आगे जब करेंसी डेरिवेटिव्स देखेंगे तब, वो आगे की बात है। इंटायर 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 चैप्टर कंफर्म्ड करेंसी वुड बी चॉकलेट। मेरे यहाँ कंफर्म्ड 70 लाख है, ये होता है कंफर्म्ड इन नेचर, कंफर्म्ड। और रुपया कंफर्म्ड है, इसका मतलब है कि मेरा कोटेशन लिखने का तरीका होगा 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर 1 डिवाइड बाई 70। 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर 1 डिवाइड बाई 70। इंटायर चैप्टर आई एम सेइंग, पहला कंफर्म्ड करेंसी वुड बी मेड चॉकलेट और ब्रॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसे एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट से राइट जब भी जाएंगे, पूरे चैप्टर में मैं लेफ्ट से राइट ही जाऊंगा, लेफ्ट से राइट जब भी जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हैं? है नहीं? हाँ सर, सुने मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। आपको क्या चाहिए था? आपको डॉलर रिक्वायर्ड था ना टू बाय दिस, डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय दिस, यस। तो आपने कहा 70 लाख कंफर्म्ड करेंसी है, ये लिख दिया, ये चॉकलेट है, 70 लाख चॉकलेट।
एक चॉकलेट कितने की आती है, एक चॉकलेट मेरी इतने की आती है, लेफ्ट से राइट। यहां तो सिंगल कोटेशन है, इतनी दिक्कत होगी नहीं आपको। लेफ्ट से राइट जब भी जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बट सर आप तो उसे डिवाइड कर रहे हो ना, मैं डिवाइड बाय नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। 1/70। ये तो मेरा कोटेशन मुझे ऐसा दिया था तो मैंने ऐसा लिखा इसको, मल्टीप्लाई। मैं कभी भी, आप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है किताबें या कहीं और देखें, कभी वो डिवाइड करता है, कभी वो मल्टीप्लाई करता है। आधा तो फ्यूज आउट हम यही हो जाते हैं कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, भाई साहब हो गया काम हमारा। कंफर्म्ड करेंसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे। यहां रुपी था, मैं उसको लेफ्ट में लाया। उसके बाद यहां तो सिंगल रेट था, इतनी समस्या आई नहीं। जब बिड और आस्क होगा तब देखेंगे क्या करना है, उसका चिंता नहीं करें। बट एक कंफर्म्ड नियम है, कंफर्म्ड करेंसी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, and when we move from left to right, when we move from left to right we multiply, that is called multiply। ये multiply होता है बेटा। क्या हो गया? ये multiply होता है। और ये मेरे पास कितना बन जाएगा? दिस विल बी $1 लाख। दिस विल बी $1 लाख। एक छोटा सा एग्जांपल और लिखेंगे। यस सर, लिखिए जरा। एग्जाम्पल 2 लिखें बेटा। एग्जाम्पल 2, 1 pound इज इक्वल टू यूरो। 1 pound। फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड टू बाय। फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड टू बाय यूरो 28,000। फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड टू बाय यूरो 28,000। अब ध्यान से सोचे, आराम से, आराम से सोच के देखिए बेटा। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? कंफर्म्ड करेंसी देख ले पहले। कंफर्म्ड करेंसी, कंफर्म्ड करेंसी यूरो है, तो जब आप सोल्यूशन लिखेंगे ना, कंफर्म्ड करेंसी यूरो है, आपको दिया है 1 pound इज इक्वल टू यूरो 1.4। कंफर्म्ड करेंसी यूरो है, ब्रिंग यूरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ब्रिंग यूरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई हीरोइज्म मत करना, मतलब हीरो बनने की कोशिश करना। भाई साहब मेरे को आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, फलाना हूँ, तो अगर वैसे हैं तो फिर तो आप अपने आप कर सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है किसी क्लास की आपको। आपका अपना नियम बना हुआ है तो बात अलग है, फिर कहाँ सुविधा की जरूरत है। मेरे को जो लगा कि बेस्ट कुड बी द रूट, आपको पॉइंट लिखना है तो ऊपर लिख लीजिए कहीं। confirmed currency will be made chocolate, that is brought on the left hand side। confirmed currency will be made chocolate, that is brought on the left hand side। पहला पॉइंट ये, कंफर्म्ड करेंसी विल बी मेड चॉकलेट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, whenever we move from left to right, whenever we move from left to right we will always multiply। whenever we move from left to right we will always multiply। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट या मूवमेंट करेंगे हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 pound इज इक्वल टू यूरो 1.4 है। आपके पास यूरो 28,000 दिए हैं, यस। और पाउंड रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड सर? पाउंड रिक्वायर्ड, पाउंड रिक्वायर्ड। मल्टीप्लाई, मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डिवाइड का चक्कर रखता ही नहीं हूं। इसको आप है ना वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 पाउंड में 1.4 यूरो आते हैं, 1 पाउंड में 1.4 यूरो आते हैं, तो 20,000 पाउंड में कितने यूरो आएंगे? आएंगे 28,000 ही। मतलब ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस चीज है, लेकिन जीवन में कहीं तो नियम बनाना पड़ेगा ना कुछ। कंफर्म्ड करेंसी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट दी मल्टीप्लाई। जी सर। एग्जाम्पल 3 लिखें जी। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.4। फाइंड द नंबर ऑफ यूरो रिक्वायर्ड। यूरो रिक्वायर्ड टू बाय 1 पाउंड इज इक्वल टू यूरो
1.4 फाइंड द यूरो रिक्वायर्ड। अब आप है ना ये मत देखना क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है, आप पहले तो कंफर्म्ड करेंसी को पकड़ना। ये है 1 पाउंड इज 1.4, कंफर्म करेंसी इज पाउंड और पाउंड ही दिया हुआ है, और पाउंड ही दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट सिंपल हो जाएगा। 8,000 इंटू 1.4, 11,200। एग्जाम्पल 4 अपने आप करेंगे बेटा, लिखें। $1 is euro 0.90, find the dollar required to buy euro 1 लाख। अपने आप करके देखिए बेटा, जल्दबाजी नहीं करना। फाइंड द डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय यूरो 1 लाख। कंफर्म करेंसी क्या है? ये दिया है आपको, कंफर्म करेंसी इज यूरो, ये आ जाएगा ना। कंफर्म करेंसी इज यूरो, ये 1 लाख यूरो, इसे कहते हैं यूरो, इसे कहते हैं कंफर्म्ड करेंसी। लेफ्ट टू राइट, आई डू व्हाट, मल्टीप्लाई। $1,11,111। क्या मैं बिड आस्क कोटेशन लेने की कोशिश करूं? अब एक और एग्जांपल ले लो सर, छोटा सा, लो जी लो, एक और ले लेता हूं, एक और। 1 येन इज इक्वल टू, ये भी अपने आप करना, 1 yen is equal to rupees 0.50, 1 yen is rupees 0.50, find the yen to be received on selling rupees 70 lakh। जल्दबाजी नहीं करना, 1 yen is equal to rupees 0.50, find the yen to be received on selling rupees 70 lakh। confirmed currency is rupees, be careful please, confirmed currency is rupees। ये आ गया ना, रुपये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक करोड़ 40 लाख, 1,40,00,000। अब मैं क्या आस्क और बिड वाले, बिड आस्क कोटेशन ले लूँ? यस सर, जरा आराम से करेगा, जल्दबाजी कोई नहीं है, कोई घोड़े पे सवार मत हो जाना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर में घोड़े पे सवार हो लेना भाई। $1 इज इक्वल टू
$1 इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़ना, कोटेशन इज फ्रॉम दी सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के एंगल से बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज कस्टमर के एंगल से होगी, है क्वेश्चन की लैंग्वेज कस्टमर के एंगल से हो सकती है। $1 6065 केस 1। Importer needs to make a payment of needs to make a $2 lakh, find rupee outflow। फाइंड रूपी आउटफ्लो। अब ध्यान देना प्लीज, अब दो नियम रखने पड़ेंगे आपको इसके अंदर, दो, सुन ले मेरी बात को, करने से पहले प्लीज सुन ले। पहला, इंपोर्टर विल, पहले कंफर्म्ड करेंसी कौन सी है, पहले तो वो नियम देखो, सामने देखो प्लीज, करने से पहले सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं। उसके बाद कंफर्म्ड करेंसी कौन सी है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, डॉलर, बोलो बोलो बोलो, डॉलर। 2 लाख डॉलर है, 2 लाख है तो डॉलर के साथ है, डॉलर है ना, तो इसका मतलब प्रॉपर कोटेशन होगी, ये हो गई प्रॉपर कोटेशन। सामने देखो, कॉपी नहीं करना, ये हो गई प्रॉपर कोटेशन। इंपोर्टर को बाय करना है, सेल करना है, इंपोर्टर को मैं लिख भी लेता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। इंपोर्टर इंपोर्टर विल नीड टू बाय, इंपोर्टर को बाय करना है, ध्यान रखना। इंपोर्टर बैंक के पास गया, बैंक मुझे $2 लाख चाहिए, वो बैंक से खरीदने गया, बैंक क्या कहेगा, बैंक अपना बेचने का रेट लगाएगा, खरीदने का। आप खरीदने गए हो, बैंक बेचने का रेट लगाएगा, बैंक विल सेल टू यू। इसका मतलब होता है आस्क रेट, सेलिंग रेट जो बैंक का है, इंपोर्टर का बाइंग रेट बन जाता है। बट मैं ऐसा कहूंगा नहीं, वो क्वेश्चन में करते करते फ्लो बन जाएगा हमारा, चिंता नहीं करना। आप बैंक के पास गए, बैंक आई नीड टू बाय, बैंक विल सेल, इसका मतलब क्या होगा, रुपी रिक्वायर्ड टू बाय, लिख लिया अब, रुपी रिक्वायर्ड टू बाय $2 लाख। ध्यान रखना, कोटेशन बैंक के एंगल से है, आप खरीदने गए हैं, बैंक बेच रहा है, बैंक के बेचने का रेट इज आस्क रेट। 1,30,00,000 आने चाहिए सर। कॉपी करें बेटा, मैं दूसरा केस 2 बनाता हूं फिर। इंपोर्टर रिक्वायर्ड टू बाय, और आप उसे, बैंक उसे बेच रहा है, आप खरीदेंगे, बैंक बेचेगा बेटा। केस 2 लिखें, मैं लैंग्वेजेस ट्विस्ट करके दूंगा, आप आराम आराम से देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज कस्टमर के एंगल से हो सकती है। हाउ मेनी डॉलर्स विल बी रिसीव्ड, हाउ मेनी dollar will be received if customer sells, underline the words please, customer sells rupees 1,80,00,000। कोई जल्दबाजी नहीं करना, या एक मौका मुझे दोगे करने का फिर से, ये करना चाहते हो, करना चाहते हो प्लीज, करना चाहते हो तो कर लो चाहे। सबसे पहला पॉइंट देखें, सबसे पहला मैं फिर से कह रहा हूं, फ्रेमवर्क बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड है। मेरे लिए पहला फ्रेमवर्क है, कंफर्म्ड करेंसी जो लगी है वो रुपी के साथ लगी है, तो मैं पहला पॉइंट तो ये करूंगा, जब सोल्यूशन लिखूंगा ना, जब सोल्यूशन लिखूंगा उसमें लिखूंगा रुपी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगा $1/65, 1/6, क्रॉस कर दिया मैंने, ध्यान रखना, क्रॉस कर दिया बेटा, क्रॉस कर दिया, यस। तो ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड था, पहला नियम तो हमने कर लिया कंफर्म्ड। अब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है, अब कौन सा रेट लगाऊं, बिड और आस्क। अब ऐसे बात से बात करेंगे ना, बिड और आस्क, बिड और आस्क, बिड और आस्क, तो हो सकता है फ्यूज आउट हो जाए अगेन वापस, सिंपल सी बात है। कस्टमर बेचेगा, कस्टमर इसको बेचेगा चॉकलेट को, बैंक इसको क्या करेगा, बैंक इसको क्या करेगा, सोच के देखें, खरीदेगा। भाई कस्टमर बेचेगा इज एज गुड एज एक्सपोर्टर हो गया शायद, कस्टमर बेचेगा,
बैंक खरीदेगा, बैंक के खरीदने का रेट क्या लगता है? बैंक के खरीदने का रेट बिड रेट लगता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पहला आपने नियम बनाया, इसको देखा, उसके बाद आपने ये देखा कि इस करेंसी के साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। कस्टमर इसे बेच रहा है। तो आप है ना ब्लाइंडली लकीर के फकीर नहीं बन जाना। हो सकता है स्टार्टिंग के एक आधी क्लासेस में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा पेनफुल लगे, बट फ्लो बैठ जाएगा तो तेजी से क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो 1,80,000 लेफ्ट हैंड साइड, कस्टमर विल सेल, बैंक विल बाय, विच रेट टू अप्लाई, दिस रेट टू अप्लाई, बिट रेट, डॉलर टू बी रिसीव्ड। 2,76,923। 2,76,923। अगला एग्जाम्पल लिखे बेटा, कौन सा था? 6। एग्जाम्पल 7 लिखे बेटा। 1 pound is euro 1.2 1.3, case 1। Customer need to buy, customer need to buy pound 10,000, point, euro required। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कस्टमर नीड टू बाय पाउंड 10,000, कंफर्म्ड करेंसी, कंफर्म्ड करेंसी पाउंड। उसके बाद देखेंगे बाय और सेल, तो भी मैंने देखा ही नहीं है। पहला नियम तो मेरा है कंफर्म्ड करेंसी। तो मैंने इस सोल्यूशन में क्या लिखा सर? ये आ गया पाउंड। अब मैं देखता हूं कस्टमर इंपोर्ट, कस्टमर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। कस्टमर बाय करेगा, बैंक क्या करेगा? कस्टमर बाय करेगा, बैंक क्या करेगा? आप बाय करेंगे, मैं क्या करूंगा? सेल, विच रेट टू अप्लाई। भाई साहब कौन सा रेट लगाऊंगा? सोच के देखें। पहले तो मैंने क्या देखा? सिर्फ ये देखा। आप टुकड़ों में तोड़ लें क्वेश्चन को। तो यूरो 10,000 देखा, उसके बाद कस्टमर विल बाय, आप क्या करेंगे? बैंक क्या करेगा? सेल। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? यूरो रिक्वायर्ड यहां पर, यूरो रिक्वायर्ड। 13,000। केस 2, कस्टमर नीड टू बाय euro 40,000, find the pound required। कंफर्म्ड करेंसी देख लीजिएगा कौन सी है भाई। करें अपने, कस्टमर नीड टू बाय यूरो 40,000, फाइंड द पाउंड रिक्वायर्ड। कंफर्म्ड करेंसी क्या है? यूरो। ये आ जाएगा। और अब आप देख लें यूरो को वो क्या कर रहा है, यूरो को वो क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, सेल कर रहा है? अब आप देख लें बेटा, यूरो को वो क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, सेल कर रहा है?
ही इज डूइंग व्हाट, बाइंग। तो वो बाय कर रहा है, आप क्या करेंगे, बैंक क्या करेगा, सेल। बैंक क्या करेगा, सेल। लिखे बेटा, पाउंड रिक्वायर्ड। एक एग्जाम्पल और करा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस देखें फिर जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस देखें। ये सब कितना एग्जाम्पल हो गया, 7। 8वां एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज भी तो देखना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल लिखें बेटा, 8 नंबर। 1 euro is equal to pound 0.7 0.8। केस 1 लिखें। फाइंड द यूरो टू बी रिसीव्ड। Received by customer on selling. Find the euro to be received by customer on selling. Pound 50,000. Find the euro to be received by customer on selling pound 50,000. जल्दबाजी नहीं करना, अपने आप करें। पहला पॉइंट कंफर्म्ड करेंसी, उसके बाद कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर बेच रहा है। कस्टमर बेच रहा है लेफ्ट हैंड साइड करेंसी को, चॉकलेट को बेच रहा है। बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। कस्टमर बेच रहा है, बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, यूरो टू बी रिसीव्ड। यूरो टू बी रिसीव्ड, यूरो टू बी रिसीव्ड इज इक्वल टू केस 2। फाइंड द पाउंड रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। फाइंड द find the pound required by customer to buy और ध्यान रखिएगा फिर से कंफर्म्ड करेंसी क्या है। फाइंड द पाउंड रिक्वायर्ड बाय कस्टमर टू बाय यूरो 62,500। कंफर्म्ड करेंसी है यूरो। अब देख लीजिए कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर बाय करेगा। कस्टमर क्या करेगा, बाय करेगा। बैंक क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, बाय करेगा। बैंक क्या करेगा भाई, आप बाय करेंगे, मैं सेल करूंगा ना। दुकानदार के पास गए, दुकानदार से कहा भाई साहब खरीदना है चॉकलेट को, तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। विच रेट टू अप्लाई, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, विच रेट टू अप्लाई, मैं अपना आस्क रेट लगाऊंगा, सेल रेट। अब एक मजे की बात सुने, मैंने ये जो क्वेश्चन दिया इसमें एक पॉइंट भी आपको क्लियर करना था। इसमें ना एक पॉइंट भी क्लियर करना था मुझे आपको। सामने देखें, एक करेंसी का खरीदना इज एज गुड एज दूसरी करेंसी का बेचना। ये मैंने कहा था आपको, एक लैंग्वेज यूज की थी।
एक करेंसी का खरीदना, एक दूसरी करेंसी का बेचना। अब जरा केस 1 और केस 2 को देखें, केस 1 और केस 2 को देखें। भाई यूरो का बाय करना, यूरो का बाय करना इज एज गुड एज पाउंड का बेचना। बात को समझे क्या कह रहा हूं, मैंने दोनों फिगर्स को सेम लिया है। बाइंग ऑफ अ यूरो इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ अ पाउंड। मैं कस्टमर के एंगल से बोल रहा हूं, किसके एंगल से, कस्टमर के एंगल से। तो आप इसको देखें, कस्टमर बाइंग यूरो इज एज गुड एज कस्टमर सेलिंग पाउंड। कस्टमर बाइंग यूरो इज एज गुड एज कस्टमर सेलिंग पाउंड। तो आप ये क्रॉस करेंसी समझ सकते हैं कैसे लगता है। तो आप ये विचार दिमाग में रखना मत। हालांकि 99% तो बच्चे रट्टा ही मार लेते हैं कि भाई आस्क बिड और उल्टा किया और ऐसे किया। बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है, एग्जाम में आंसर तो आ ही जाएगा ना, बट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इस फिगर को देखें, बाइंग ऑफ अ वन करेंसी इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ द सेकेंड करेंसी। चल सकते हैं जी आगे। ये कुल मिला के हमने कुछ भूमिका बनाई है। मैं अज्यूम कर रहा था आपको बहुत कुछ आता था पहले भी, मैंने तो सिर्फ एक थोड़ा सा अपना फ्लेवर ऐड किया है। वो कौन सा, कि कंफर्म्ड करेंसी को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैं चॉकलेट बोलता हूं, राइट हैंड साइड को प्राइस बोलता हूं। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप बाय नाउ यू शुड बी क्लियर व्हाट हैज टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट हैज टू बी केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट टू राइट वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। एक करेंसी प्रीमियम पर है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड करेंसी डिस्काउंट पर होगी। और प्रीमियम डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इनटू 100। उसके बाद एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एक नियम सीखा हमने। एक्सपोर्टर विल रिसीव फॉरेन करेंसी, विल सेल फॉरेन करेंसी, इंपोर्टर विल नीड फॉरेन करेंसी, विल बाय फॉरेन करेंसी। फिर हम गेन लॉस निकाल सकते हैं। उसके लिए आप छोटा सा दिमाग में ना फिगर बिठा लिया करो। $1 इज 70, $1 विल बिकम 75। तो 70 की जगह अगर 75 रुपए आएंगे, इनफ्लो ज्यादा बढ़ेगा तो एक्सपोर्टर का गेन है, फॉरेन करेंसी एट अ प्रीमियम। तो उसके बाद आप सारे नोट आप बना सकते हैं। कोटेशन आर फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। बाइंग रेट, बिड रेट छोटा होता है, आस्क रेट बड़ा होता है। बिड रेट इज द बाइंग रेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, आस्क रेट इज द सेलिंग रेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। इंपोर्टर बाय करेगा, बैंक बेचेगा, आस्क रेट। एक्सपोर्टर सेल करने आएगा, बैंक खरीदेगा, कौन सा रेट, बिड रेट। तो अब उसको रिवर्स करते हैं तो बाइंग ऑफ अ वन करेंसी इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ द सेकंड करेंसी। क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा जी। तो मैं अपने पास अब क्वेश्चंस में जाना चाहूंगा और वी विल गो टू द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, आए जरा। पेज नंबर आए बेटा 54, पेज नंबर आए बेटा 54। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आप एक बार पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 को। पेज नंबर कौन सा है सर, 54। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ पढ़ता हूं तेजी से। आप पढ़ लें, मैं आपके साथ पढ़ूंगा फिर उसके बाद। और वर्बली करने की कोशिश करेंगे पहले, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है हमारा। मैं भी पढ़ देता हूं क्वेश्चन को सर। यूएस इंपोर्ट्स, यूएस इंपोर्टर है, यूएस इंपोर्ट्स, यूएस इंपोर्टर है, परचेज्ड 1 लाख मार्क्स, 1 लाख कंफर्म्ड है, ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1 लाख मार्क्स जर्मन करेंसी, डॉयशे मार्क, हालांकि यूरो चलता है बट आप डॉयशे मार्क डीएम। वर्थ ऑफ अ मशीन फ्रॉम अ फर्म इन डॉर्मेंट जर्मनी, मतलब यूएस ने इंपोर्टर है, उसने मार्क्स में पेमेंट करनी है। मार्क्स इज अ कंफर्म्ड करेंसी। तो अब दोनों ही आपके पास ये विदेशों की दिख रही है करेंसियां, यहाँ पर हमें क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स कंफर्म्ड है, मार्क्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, चॉकलेट है मार्क्स। द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स इन टर्म ऑफ मार्क्स हैज बिन डिक्रीजिंग, हमें इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं अवॉइड करना चाहूंगा इस मोमेंट पे,
रेगुलर कोर्स में दिमाग लगा भी लेते क्या पता, तो हम यहाँ पर अवॉइड कर लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन की भूमिका को आगे जाते हुए समझेंगे क्या मतलब है। कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर में फर्क पड़ रहा है उसको बेसिकली। द फर्म इन डॉर्मेंट ऑफर्स 2/10 नेट 90। सर इसका क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंट्रा आईपीसीसी 2/10 नेट 90। लिखना है तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। मैं पहले बता देता हूँ क्या मतलब था 2/10 नेट 90 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे 2% का डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के 90 दिन में पेमेंट करनी है। 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे 2/10, 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे 2% का डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के 90 दिन में पेमेंट करनी है। तो लिख लें बेटा, उसको लिखना है तो अपने शब्दों में, अवेल 2% डिस्काउंट, अवेल 2% डिस्काउंट by making payment in 10 days. Avail 2% discount, avail 2% discount by making payment in 10 days, and without discount, and without discount make payment in 90 days. Avail 2% discount by making payment in 10 days, by making payment in 10 days, and without discount, and without discount मेक पेमेंट इन हाउ मेनी डेज? 90 डेज। चल सकते हैं। 10 दिन के अंदर दो 2% का डिस्काउंट, 90 दिन में ये। इसका मतलब सर अगर इसको बाइफरकेट करें तो अगर 90 दिन में पेमेंट करूंगा तो पूरे 1 लाख, जी हां, और अगर 10 दिन में करूंगा तो कितने? 98,000। कितने? 98,000। 2,000 चॉकलेट बच जाएंगी, खर्चा बच जाएगा 2,000 चॉकलेट का। बहुत बढ़िया। द स्पॉट रेट फॉर द मार्क इज $0.55। मार्क इज डॉलर, इसका मतलब 1 मार्क इज $0.55। 90 डे फॉरवर्ड रेट इज मार्क, 1 मार्क इज $0.56। तो मतलब अब समझे मेरी बात को, 10 दिन का मतलब वो स्पॉट में ही सेटलमेंट कर लेगा और 90 दिन का फॉरवर्ड रेट दिया। पहले तो हम भावना समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 लाख चॉकलेट खरीदनी है, मार्क्स हैं, मार्क्स को हमने लेफ्ट में लिख भी दिया। अगर आज पेमेंट करेंगे या 10 दिन में करेंगे, मान लो आज ही है पेमेंट करेंगे, तो 2% का डिस्काउंट मतलब 98,000 चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी। अगर कितने दिन में करेंगे? 90 दिन में, तो आपको पूरी 1 लाख चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी। एक चॉकलेट आज कितने की आती है? लेफ्ट टू राइट 0.55, 55 सेंट्स भी बोल सकते हो, 0.55। एक चॉकलेट 55 की आती है, वही 90 दिन में एक चॉकलेट 56 की आएगी। तो हम वर्बली करके देखिए, पहले वर्बली। अगर मैं आज चॉकलेट खरीदता हूं, कितनी चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी? मुझे डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 98,000 खरीदनी पड़ेगी। यस, चॉकलेट शुड बी ऑन व्हाट साइड? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में दिया है आपको चॉकलेट, कहां दिया है? मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं, लेफ्ट में ही दिया है आपको चॉकलेट। लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई। सिंपल भाषा में बोलते एक चॉकलेट 55 की, 55 मतलब 0.55, तो 98,000 चॉकलेट कितने की? लेफ्ट टू राइट इंटू 0.55, 53,900, 53,900। ये हाईलाइट भी करता हूं मैं यहां पर, 53,900। अगर हम 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे नो डिस्काउंट, तो 1,56,000 की आएगी। 1,56,000 कितने की आएगी? 56,000। इसका मतलब ध्यान से सोच के देखें कि अगर आज पेमेंट करें तो खर्चा लगेगा 53,900, और अगर आप इसी चीज को 90 दिन के बाद बाय करेंगे तो खर्चा लगेगा 56,000 का। लगा? कितना एक्स्ट्रा लगेगा? कितना एक्स्ट्रा लगेगा? -56,000 -53,900, $2,100 एक्स्ट्रा लगे ना। मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, दिमाग में बिठा लें। वो $2,100 दो कारण लगे हैं, दो कारण से $2,100 लगे हैं। पता है क्या कारण से लगे हैं? एक तो आपको 98,000 की जगह 1 लाख खरीदने पड़े, 2,000 एक्स्ट्रा खरीदने पड़े, एक तो उसके कारण कॉस्टिंग बढ़ गई। एक जो 55 की चीज आती थी वही 56 की हो गई, 56.55 की चीज 56 हो गई ना। सर फिर से बोलें, आज अगर खरीदता हूं तो 98 रेट मुझे पता है, अगर मैं 90 दिन के बाद खरीदता हूं तो 56 रेट मुझे पता है। एक तो रेट में इंक्रीज आ गया, एक 98,000 चॉकलेट की जगह 1 लाख चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी। तो देर इज बेसिकली करेंसी में डिवैल्यूएशन हो रहा है, डॉलर के अंदर मतलब डिक्लाइन आ रहा है, और परचेजिंग पावर कम हो रही है डॉलर की, ये भी कह सकते हो। और आप उसमें कह सकते हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण, बिकॉज डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, नो डिस्काउंट बिकॉज ऑफ दैट। सो डिवैल्यूएशन ऑफ अ डॉलर एंड डिस्काउंट के कारण हो सकता है। तो पहले हम इसको, पहले दो पार्ट को करेंगे ए और बी को, फिर आगे देखेंगे। सोल्यूशन 5 मेरे साथ साथ करें बेटा। सोल्यूशन 5 लिखें बेटा। पहले मैं जनरल बातें लिख लेता हूं, क्या था हमारे पास? यूएस इज इंपोर्टर,
यूएस इंपोर्टर नीड्स मार्क। आप एग्जाम में स्पॉट रेट पूरा लिखना, स्पॉट रेट पूरा लिखिएगा प्लीज। ये पार्ट ये उसने मांगा है हमसे, कंप्यूट द डॉलर कॉस्ट ऑफ पेइंग द अकाउंट विद इन 10 डेज। अगर 10 दिन में पेमेंट कर दें तो क्या आएगा सर? 2% डिस्काउंट वुड बी अवेल्ड, यस सर, मार्क्स टू बी परचेज, 2% डिस्काउंट will be availed, implies marks to be purchased is equal to $98,000. $1 is mark 0.55. डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय, मैं यही लिख देता हूं बेटा, डॉलर रिक्वायर्ड टू, आप नीचे लिखते जाना, बाय 98,000 मार्क्स, डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय 98,000 मार्क, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 98,000 इंटू 0.55, 98,000 इंटू 0.55, ये आएगा डॉलर 53,900, चेक करके देख लें बेटा, ये आएगा 53,900, डॉलर कॉस्ट ऑफ पेइंग द अकाउंट इन 10 days, so 2% discount will be availed, implies marks to be purchased is equal to $1,98%, मैंने इसलिए किया 2% डिस्काउंट था तो ये आ गया। दूसरा पार्ट हमसे मांगता है डॉलर कॉस्ट इफ पेमेंट इज मेड इन, डॉलर कॉस्ट इफ पेमेंट इज मेड इन 90 डेज, तो नो डिस्काउंट और 1 लाख पेमेंट करेंगे। आपका ये हो गया तो बताना मुझे, मैं आगे चलता हूं। बी पार्ट, dollar cost if payment is made in 90 days, dollar cost if payment is made in how many days sir, made in 90 days, तो जब 90 डेज में पेमेंट करेंगे तो सर क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? नो डिस्काउंट, व्हाट डिस्काउंट? नो डिस्काउंट, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इंप्लाइज मार्क्स टू बी परचेज्ड, इंप्लाइज marks to be purchased 1 लाख, और रेट भी क्या लगेगा, 90 डे फॉरवर्ड रेट, 90 डे फॉरवर्ड रेट। डॉलर रिक्वायर्ड टू बाय, बाय लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप देख लीजिए कॉस्टिंग कितनी एक्स्ट्रा लगी है, 2100, अब उसकी बात करेंगे, कॉस्टिंग बेटा लगी है 2100, जो नेक्स्ट पार्ट पूछता है ना वो एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करता है, अब इसको कर लीजिए पहले, अगर आपको आ गया तो मेरे से आगे भी चल सकते हैं, मैं सी पार्ट पढ़ूंगा इसके बाद बेटा, मैं इसके बाद सी पार्ट को पढ़ने की कोशिश करूंगा।
पढ़ूं? यस सर। सी पार्ट कहता है द डिफरेंशियल बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी इज रिजल्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंट फॉर प्रीपेमेंट मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिला, एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द करेंसी फ्लक्चुएशन, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज। एक चीज तो क्लियर है मुझे, एक चीज तो क्लियर है कि यहां से यहां गया तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई, वर्बली करें, इसमें एक गलती का स्कोप बैठता है। आपकी कॉस्टिंग आई 56,000 माइनस 53,900, 2100 आई ना। 2100 में दो चीजें हैं, एक तो आप जब स्पॉट से 90 डेज में गए 2000 एक्स्ट्रा खरीदे आपने, कितने एक्स्ट्रा खरीदे? 2000। तो 2000 तो पूरे के पूरे नए खरीदे, बोलो हां। 2000 तो पूरे के पूरे नए खरीदे, बोलो हां। और 2000 जो नए खरीदे उसकी कॉस्टिंग कितनी आई? 56। 2000 इंटू 0.56 तो 1120 इज बिकॉज ऑफ नो डिस्काउंट, क्योंकि 98,000 से 1 लाख हुए तो 2000 तो पूरे के पूरे नए खरीदे आपने 56। और जो 98,000 आप स्पॉट में खरीदते थे वही 98,000 अगर आप 90 दिन के बाद खरीदेंगे तो कितना खर्चा आएगा? जो 98,000 आप स्पॉट में खरीदते थे वही 98,000 आप उसमें खरीदेंगे 56 दिन के बाद, तो एक पैसा बढ़ गया ना, 0.01 पैसा मतलब 0.01 बढ़ गया ना। तो 98,000 इंटू 0.01, दिस इज बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर, या डॉलर में जो डिक्लाइन आया है परचेजिंग पावर में आपके पास, क्योंकि पहले 55 में एक मार्क आता था, अब 56 में एक मार्क आएगा, तो दिक्कत हो गई ना। गलती कहां होती है? बच्चे कहते हैं सर लेकिन 98,000 क्यों किए, लाख है ना, लाख है ना। तो मेरे प्यारे नालायकों, 98,000 एक कॉमन है, आज 98,000 लूं और 90 दिन के बाद 98,000 लूं, ये तो गया एक पार्ट। और अगर मैं 90 दिन के बाद तो लेकिन लाख ले रहा हूं भाई, उसमें जो लाख में 2000 है वो तो पूरे के पूरे नए हैं, पूरे के पूरे नए। गलती करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इतना कहने के बाद भी कोई ना कोई फोन कर लेगा, पक्की गारंटेड है कि सर जो 98,000 है 98,000 आज खरीदूं और 1 लाख उसके बाद खरीदूं। एक कह रहे हो ना, एक में से दो तो नए हैं पूरे, दो को हटाओ, दो को हटाओ। 98,000 आज खरीदोगे तो 55 की कॉस्टिंग, वही 98 अगर 90 दिन के बाद खरीदोगे तो 56 की कॉस्टिंग। तो 98,000 पर तो बढ़ा कितना? 1.01 का खर्चा। एक तो ये बढ़ा, जो 2000 एक्स्ट्रा हैं वो तो पूरे के पूरे नए हैं, उसके ऊपर कितना आएगा? 56 पैसे आएगा। गलती नहीं करना प्लीज, दो बातें हैं इसके अंदर कि आप देखो सर लाख रुपए के ऊपर 0.01 बढ़ना चाहिए ना, लाख के ऊपर 0.01 नहीं बढ़ेगा। 98,000 के ऊपर 0.01 बढ़ा क्योंकि वो कॉमन है, आज 98 और 90 दिन के बाद 98,000, 98,000। जो 2000 है वो पूरे के पूरे एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा। लिखे जी सी पार्ट को। ये अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि या तो हो सकते हैं आप उस समय क्लास में ध्यान ना देते हो, तो हो बट जो भी कारण रहा होगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी तो एग्जाम के लिए तैयारी करो ना, सबके तोते उबड़े हुए हैं, तो आप एकदम अलर्टनेस के साथ पढ़ रहे हो, गलती नहीं करोगे। लिखे यहां पर बेटा, एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ इन डॉलर, extra cost in dollar if payment is made in 90 days। कितने दिन? 90 दिन, 90 डेज। तो यह आएगा आपके पास में दो चीजें हैं, नो डिस्काउंट दो हजार इंटू 0.56, ये तो पूरा नया आया, और ये 98,000 के ऊपर। ये आएगा बेटा, गलती नहीं करना। 98,000 पर एक पैसा बढ़ा है बेटा, खर्चा एक पैसे का बढ़ा है, और नो डिस्काउंट 1120 ये पूरा आया है, तो टोटल 2100 बनेगा ना वो। जी सर।
टोटल 2100 बन गया बेटा वो। चले आगे। ये सर चौथा पार्ट देखूं, डी पार्ट। डी पार्ट कहता है इज डॉलर प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट द सेम। अब देख लीजिए, वैसे ना अब कैसे करेंगे, आप है ना डॉलर के बारे में मांगा है, आप छोड़ दें जिसके मर्जी बारे में मांगे, जो दिया है उसी पर फोकस करें। मार्क चॉकलेट दिया है ना, कोई बात नहीं, जिस पर निकालना है उसको लेफ्ट पे लाना है, वो तो हमारा दूसरा मुद्दा है। पहले तो हम ये तो समझ लें कि चॉकलेट पर अभी जो दिया है वो क्या है। 1 मार्क 55 का आता है, 1 मार्क 56 का हो जाएगा। मैं पॉइंट्स को हटा के बोल रहा हूं, 1 मार्च 55 का आता है, 1 मार्क 56 का हो जाएगा। एक चॉकलेट 55 की आती है, एक चॉकलेट 56 की हो जाएगी, तो चॉकलेट महंगी है ना। अब चॉकलेट क्या है एज पर गिवन डेटा, चॉकलेट क्या है बेटा एज पर गिवन डेटा, चॉकलेट इज मार्क, चॉकलेट इज मार्क। तो इसका मतलब अगर मार्क किसके ऊपर है, प्रीमियम पर है, प्रीमियम हो गया ना, एक चॉकलेट 55 की, एक चॉकलेट 56 की हो जाएगी, तो डॉलर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्काउंट पर होगा। डॉलर इज एट डिस्काउंट, डॉलर ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो गया ना। अब जिस करेंसी का डिस्काउंट निकालते हैं या जिस करेंसी का प्रीमियम निकालते हैं उसे कहां रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या तेजी से करके देखें, ये सर, तो डी पार्ट लिखें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो दिया है उसी पर करना, ज्यादा छलांगे नहीं मारना, आराम आराम से करना। जो दिया था मार्क उसको देख लो, अगर वो प्रीमियम पर है ऑटोमेटिकली डॉलर वुड बी एट डिस्काउंट। डी पार्ट लिखें बेटा, तो मैं यहां डी पार्ट लिख रहा हूं अपने पास। डॉलर इज एट डिस्काउंट, डॉलर इज एट डिस्काउंट स्पॉट रेट। ये दिया था ना, तो हम डॉलर को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, 1/0.551 डॉलर इज इक्वल टू मार्क, 4 डेसिमल तक लिखूंगा, 1.8182, 1 और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 90 डे फॉरवर्ड रेट। ये आ जाएगा 1.7857। अब आपको दिखाई दे भी जाएगा, एक चॉकलेट, क्योंकि अब तो चॉकलेट आपने डॉलर बना दिया ना, एक चॉकलेट 1.8182 की आती है, वो भविष्य में क्या दिख रही है, 1.7857। डिस्काउंट 90 डेज निकालने बेटा। मैंने जान करके 90 डेज लिखा है, इसे पर एनम में कन्वर्ट किया जाता है, वो कर लेंगे कन्वर्ट, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। $1.7875। और जब पूरे साल में करो 365 360, हालांकि वो मेंशन करता है ऑफ द लेट देखा गया है, नहीं मेंशन करे तो आपका चॉइस है, वो 365 360 दिन कैसे भी कर सकते हैं डिस्काउंट पर एनम, डिस्काउंट पर एनम। -7.25%। चेक करेंगे बेटा इसको, डिस्काउंट पर एनम।
तो ये आपके पास 90 दिन का था फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, ये 90 दिन का आया बेटा। डिस्काउंट पर एनम आ जाएगा आपके पास 7.25% पर एनम। डन सर, डन। इस सेशन को हम यही रोक लेंगे बेटा, और बाकी हम अगले से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फ्लो बना ले चीज़ों का, जो हमने आज बातें की हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये तरीका ना रहा हो करने का जो मैंने आज कराया है। माई बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग वॉज कि मेरा अपना तरीका है फॉरेक्स करने का, आई हैव, और मैं ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि लाइफ को सिंपल बनाया जा सकता है। हालांकि हो सकता है आपने भी जो किया हो वो अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, बट अपना अपना एक तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं आपको कभी दिक्कत लगी है एंड यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, देन दिस इज द बेस्ट वे आउट। वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट इट बैक। आप क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। लेफ्ट टू राइट का नियम, लेफ्ट में कंफर्म्ड करेंसी, एक करेंसी हमारे पास चॉकलेट होगी, दूसरा प्राइस होगा, कुछ बेसिक नियम को हम बना के चलेंगे जिससे हम कोई भी क्वेश्चन आने वाले समय में कर सकते हैं। डन बेटा? यस सर। तो नेक्स्ट हम आगे वाले सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे एंड विल एंड दिस सेशन हियर। इसको हम यहीं एंड कर लेते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।